नमस्कार, कैसे आप सभी। आप श्रेणी कक्षा 12 में अध्याय 8 में भाग 10 तक पढ़ लिया। भाग 10 में आपने कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में पढ़ा, आपने टी लिम्फोसाइट की क्रियाविधि के बारे में जाना। अब आते हैं हम भाग 11 में, उसके आगे के टॉपिक के बारे में बताएंगे, जो कि होगा सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है। सक्रिय व निष्क्रिय प्रतिरक्षा, ये भी काफ़ी पूछा जाने वाला टॉपिक है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। सबसे पहले हम समझेंगे सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है और उसके बाद हम जानेंगे निष्क्रिय प्रतिरक्षा यानी एक्टिव इम्यूनिटी को हम जानेंगे। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? तो जब हमारे शरीर में किसी रोगजनक का सामना होता है, जब हमारे शरीर में किसी रोगजनक का सामना होता है तो हमारे शरीर में उपस्थित प्रतिरक्षा तंत्र, हमारे शरीर में उपस्थित प्रतिरक्षा तंत्र इस रोगाणु के खिलाफ क्या बनाती है? एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी बनाती है। जब हमारे शरीर में किसी भी रोगजनक या प्रतिजन, एंटीजन, अब इस हम देखिए रोगजनक ना कह के हम एंटीजन कहते हैं। एंटीजन में सब आ जाते हैं, रोग कारक जीवाणु आता है, विषाणु आता है, कवक आता है, बहुत से रसायन आते हैं जो शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। तो प्रतिजन यानी जो बाह्य पदार्थ है शरीर का, वो जब हमारे शरीर में आता है, कोई भी बाह्य पदार्थ जो हमारे शरीर में शरीर को हानि पहुंचा सकता है, ऐसे पदार्थों को हम प्रतिजन कहते हैं। वे सभी पदार्थ, वे सभी जीव जो शरीर को हानि पहुंचाते हैं प्रतिजन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत जीवाणु, विषाणु, कवक, रसायन सभी आते हैं जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं। तो इन प्रतिजन का जब हमारे शरीर से सामना होता है तो हमारे शरीर में उपस्थित प्रतिरक्षा तंत्र इनके विरुद्ध प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी का निर्माण करने लगती हैं और धीरे धीरे इनके प्रभाव को खत्म कर देती हैं, निष्क्रिय कर देती हैं। तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा को कहा जाता है सक्रिय प्रतिरक्षा। जब हमारे शरीर में खुद ब खुद प्रतिरक्षी बने, बस इस बात को ध्यान रखिएगा, यही अंतर होता है। जब शरीर में प्रतिरक्षी बनता है किसी रोगजनक के विरुद्ध, तब इसे हम सक्रिय प्रतिरक्षा, एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। और जब हमारे शरीर को सीधे बाहर से कोई प्रतिरक्षी दे दिया जाता है, तब उसे हम निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। क्लियर है बात? सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में एक अंतर है, काम दोनों में वही होगा। एंटीबॉडी काम करेगी रोगजनक के विरुद्ध, लेकिन जब हमारे शरीर में खुद ब खुद बन जाए तब इसे हम सक्रिय प्रतिरक्षा कहेंगे। जब हम किसी प्रतिरक्षी को बाहर से लेते हैं तब यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। जैसे गर्भ के बाद जो शिशु उत्पन्न होता है वह अपनी माता का दुग्ध पान करता है। 6 महीने तक बोलते हैं अत्यावश्यक होता है शिशु को माँ का ही दुग्ध पान कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि माँ के दुग्ध में इनिशियल डेज में प्रतिरक्षियों की भरमार होती है, IgA प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो वो दुग्ध से उसके शिशु में जाता है, यानी शिशु को हम बनी बनाई प्रतिरक्षी दे रहे हैं, तब वो उस प्रकार की प्रतिरक्षा को निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। जब हम बाहर से प्रतिरक्षी को किसी जीव में देते हैं तो वो निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। और जब किसी रोगजनक के विरुद्ध हमारे शरीर में खुद ही प्रतिरक्षी का निर्माण होता है, तब इसे हम सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। क्लियर है बात? सक्रिय प्रतिरक्षा कब कब होगी? हमारे शरीर में जब किसी रोगजनक का सामना होगा तब प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिरक्षी का निर्माण करेगी। साथ ही हम खुद भी एक काम कराते हैं जिसे कहते हैं प्रतिरक्षीकरण, प्रतिरक्षीकरण, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन, प्रतिरक्षीकरण या इम्यूनाइजेशन क्या कहलाता है? जानबूझकर हम शरीर में निष्क्रिय रोगाणु को पहुंचाते हैं, निष्क्रिय या दुर्बल रोगाणु को टीके के रूप में, टीके यानी वैक्सीन, वैक्सीन के रूप में शरीर में
प्रविष्ट कराते हैं, प्रविष्ट कराते हैं, तब भी सक्रिय प्रतिरक्षा काम करने लगती है। देखिए ध्यान से समझिएगा, हमने आपको बताया था हमारी प्रतिरक्षा तंत्र कैसे काम करती है। जब किसी रोगजनक का पहली बार प्रथम संक्रमण होता है, जब किसी रोगजनक से प्रथम संक्रमण होता है, प्रथम संक्रमण होता है किसी रोगजनक का, तब क्या होता है, हमारी प्रतिरक्षा तंत्र प्राथमिक अनुक्रिया करती है, प्राथमिक अनुक्रिया करती है, प्राइमरी रिस्पांस। तो इसमें टाइम लगता है, इसमें टाइम लगता है, क्योंकि हमारे शरीर में कोई रोगजनक आया, मान लो वैरिसेला वायरस आया है, वैरिसेला वायरस आया, भगवान न करे आए, हमें बहुत डर लगता है इस वायरस से, हमारे शरीर में ना आए, किसी और के शरीर में आया हुआ, हमसे नहीं मतलब है, मतलब किसी व्यक्ति के शरीर में वैरिसेला वायरस पहली बार प्रवेश किया है। तो पहली बार ये जब वायरस उसके शरीर में प्रवेश करता है तो उसके शरीर में इसको पहचानती हैं कोशिकाएं, प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं इसको पहचानने का प्रयास करती हैं, इसको मारने का प्रयास करती हैं कि कैसे मरेगा। तो इसमें समय लगता है, प्राथमिक अनुक्रिया होती है। और आपको पता है कि एक बार जब इस वायरस को मार दिया शरीर एंटीबॉडी बना के, तो सारी चीज़ें मेमोरी में फीड हो जाती है। दोबारा अगर ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है, यानी सेकंड टाइम अगर हमारे शरीर में ये प्रवेश करता है, तब क्या होता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है। चूंकि शरीर इससे पहले लड़ चुका है तो दोबारा ये फिर से पहचाना जाएगा, तुरंत पहचान लिया जाएगा और इसके विरुद्ध एंटीबॉडी बनेगी, ये मार दिया जाएगा। तो द्वितीयक जो रिस्पॉन्स होता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, बहुत तेजी से होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति में पहली ही संक्रमण में मृत्यु तक हो जाती है। इसी वायरस से प्रथम संक्रमण से ही उस जीव में ज़्यादा संक्रमण हो जाने की वजह से उसकी प्रतिरक्षा तंत्र इसको मारने में विफल हो जाती है। तो प्रथम संक्रमण में ही वो व्यक्ति मर जाता है। रीज़न क्या था, उसका इम्यून सिस्टम उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था, उसका एंटीबॉडी बनने में टाइम लगा और वो ख़त्म हो गया उससे पहले ही, जब तक कि वायरस को मार पाता एंटीबॉडी खुद ही निपट गया। तो ये चीज़ें ना हो पाएँ, हमारे शरीर में सेकेंडरी रिस्पॉन्स हो, कोई रोगजनक हमारे शरीर में प्रवेश करे तो उसके खिलाफ तुरंत सेकेंडरी रिस्पॉन्स हो, प्राथमिक रिस्पॉन्स ना हो, सेकेंडरी रिस्पॉन्स हो और वो तेज़ी से मार दिया जाए, तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए ये किया जाए कि जो खतरनाक वायरस हैं, जो खतरनाक बैक्टीरिया हैं, उनको हमारे शरीर में निर्बल करके, निष्क्रिय करके, दुर्बल करके शरीर को एक बार पहचान करा दो। वही होता है टीका, यानी वैक्सीन, यानी टीका। वो जीवाणु ही होता है जिसके खिलाफ टीका दिया जाता है। जैसे बीसीजी का टीका लगता है तो बीसीजी का टीका में जो जीवाणु होता है उसी को दुर्बल कर दिया जाता है, निष्क्रिय कर दिया जाता है उस रोगाणु को। इस हद तक निष्क्रिय कर दिया जाता है कि वो शरीर में रोग ना उत्पन्न कर पाए। बस उसको शरीर में इंजेक्ट कराओ, शरीर हमारा उसको पहचान ले, प्राथमिक अनुक्रिया कर ले कि कैसे मारना है उसको, वह एंटीबॉडी बन जाए। अगर वो शरीर में दोबारा आए भी संक्रमण के माध्यम से तो वो पहचानी है एक बार हमारा शरीर, तो द्वितीयक रिस्पॉन्स तेजी से वो मर जाए। यही करवाते हैं टीका के थ्रू। जैसे अभी कोरोना वायरस है ना, तो कोरोना वायरस में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो प्रथम संक्रमण में ही उनके शरीर में एंटीबॉडी नहीं बन पाया, वो मर जा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, टीके में उस वायरस को निष्क्रिय करके, दुर्बल करके एक ऐसा उसका रूप बना रहे हैं उस वायरस का कि जो शरीर में अगर हम इंजेक्ट करा भी दें तो वो रोग ना उत्पन्न कर पाए, बस शरीर उसको पहचाने, उसके खिलाफ प्राथमिक अनुक्रिया कर ले जाए। तो वो टीकाकरण यही कहलाता है। हमें किसी रोगजनक से हमें परिचय करवाते हैं वो टीके के माध्यम से। समझ में आया? तो प्रतिरक्षीकरण भी सक्रिय प्रतिरक्षा को प्रेरित करता है। प्रतिरक्षीकरण में हम जो टीका लगाते हैं, किसी जीवाणु का जो हम टीका लगाते हैं, वो जीवाणु हमारे शरीर में रोग नहीं उत्पन्न कर पाएगा, क्योंकि उसको लैब में उस तरीके से बनाया गया है कि वो हमारे शरीर में रोग ना उत्पन्न कर पाए। बस हमारे शरीर को उस रोगाणु से पहचान करा दिया जाए, जिससे हमारे शरीर में प्राथमिक अनुक्रिया हो जाए, और उसके बाद अगर जीवन में कभी वो हमारे शरीर में किसी खाने पीने या हवा के माध्यम से शरीर में प्रवेश भी करता है, तो प्राथमिक अनुक्रिया ना होकर सेकेंडरी रिस्पॉन्स यानी द्वितीयक अनुक्रिया तेजी से हो, वो मार दिया जाए। बस यही कहलाता है टीकाकरण भी। क्लियर है बात?
अब आपको यही चीज़ मैं बता रहा हूँ ना कि जब हमारे शरीर ने किसी चीज़ से एक बार अनुक्रिया कर लिया, प्राथमिक अनुक्रिया कर लिया, अब आपको ये भी पता होगा कि जब टीका लगता है तो बुखार उखार भी आता है थोड़ा बहुत। क्यों आता है? क्योंकि हमारा शरीर उसको पहचानने का काम करने लगता है, हमारे शरीर में उसके खिलाफ प्राथमिक अनुक्रिया होने लगती है। टीके में, टीका हाथ में जो लगाया जाता है उसमें वो रोगाणु जो शरीर में प्रवेश कराया जाता है, हमारे शरीर को उससे पहचान कराई जाती है, यानी प्राथमिक अनुक्रिया कराई जाती है। तो बेचारा दुर्बल है, दुर्बल को मार ले जाएगा हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, और उसको कैसे मारना है उसके प्रति एंटीबॉडी भी हमारे शरीर में बन जाएगी। फिर लाइफ में कभी भी वो हमारे शरीर में प्रवेश करे तो एक बार तो हमारा शरीर टीके के थ्रू पहचाना है ना उसको, तो दोबारा जब हमारे शरीर में आएगा तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा, द्वितीयक रिस्पॉन्स। और आपको पता है कि द्वितीयक रिस्पॉन्स बहुत तेज होता है और वो रोगाणु मार दिया जाता है हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा। तो हमें उस रोग से फिर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा उस रोगाणु से। क्लियर? तो इसी को कहते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा। जब हमारे शरीर में प्रतिरक्षा खुद ब खुद प्रतिरक्षी एंटीबॉडी खुद ब खुद बने किसी रोगजनक के विरुद्ध, तो इसे हम सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। अब इसे हम प्रतिरक्षीकरण के द्वारा भी प्रेरित करते हैं। ठीक। दूसरा आता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। निष्क्रिय प्रतिरक्षा जिसे हम क्या कहते हैं? पैसिव इम्यूनिटी। इसके बारे में एक बात और याद रख लीजिएगा कि ये चूंकि प्राथमिक अनुक्रिया पहले करेगा ना, इसलिए ये सक्रिय प्रतिरक्षा जो होता है वो क्या होता है? कम तीव्र होता है, और दूसरा समय अधिक लेता है, समय अधिक लेता है। ठीक है। देखिए निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है? जब शरीर को पहले से बनाए प्रतिरक्षी बाहर से दी जाती है, बाहर से दी जाती है, तब ये कहलाता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। यानी ये शरीर में नहीं बन रहा है, एंटीबॉडी जो दी जा रही है वो बाहर से दी जा रही है। तो जब एंटीबॉडी को बाहर से दी जाती है शरीर में तो वो निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। जब खुद ब खुद शरीर में बने तो सक्रिय, जब बाहर से दिया जाए तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा। बस यही है। अब इसके अंतर्गत क्या आता है? जैसे बताया जाता है कि नवजात शिशु को माँ का दूध ही अनिवार्य होता है, 6 महीने तक दिया जाना चाहिए। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि माँ के दुग्ध में इनिशियल डेज में, शुरुआती दौर में, शुरुआती दिनों में माँ के दुग्ध में पीले रंग का तरल पाया जाता है, पीले रंग का तरल, जिसे हम क्या कहते हैं? याद कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है, ये पीयूष कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं कोलोस्ट्रम। पीयूष, कोलोस्ट्रम। ये भी क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछा गया कि माँ के दुग्ध में शुरुआती दिनों में निकलने वाला पीले रंग का तरल क्या कहलाता है? पीयूष यानी कोलोस्ट्रम कहते हैं। पीयूष में प्रतिरक्षी, कौन सी प्रतिरक्षी बताए हैं? IgA भरपूर पाई जाती है। ठीक, पाई जाती है, जो शिशु को अनेक रोगाणुओं से रक्षा करती है। क्लियर है बात? तो ये इस प्रकार की प्रतिरक्षा निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है, जब बनी बनाई प्रतिरक्षियों को शरीर में बाहर से दी जाती है। अब इसी में एक और आता है कि भ्रूण को अपरा यानी प्लासेंटा के माध्यम से, प्लासेंटा के द्वारा माँ के रक्त में उपस्थित अनेक प्रतिरक्षी, जैसे बताए थे IgG अपरा के द्वारा भ्रूण को दी जाती है ना माँ द्वारा, तो अनेक प्रतिरक्षी जैसे IgG
भी दी जाती है जो कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। क्लियर है बात? क्लियर है? सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है? सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है? जब शरीर में किसी रोगजनक के विरुद्ध खुद ब खुद प्रतिरक्षा का निर्माण हो, वो चाहे वैक्सीन देने पर हो, चाहे नेचुरल क्या कहते हैं, नेचुरल या नेचुरली किसी भी संक्रमण के द्वारा, प्राकृतिक संक्रमण के द्वारा, नेचुरली इन्फेक्शन के द्वारा जब हमारे शरीर में कोई रोगजनक प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है, उसे हम सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। निष्क्रिय प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? कि जब शरीर को बाहर से बनी बनाई प्रतिरक्षा दी जाती है, जैसे माँ के दूध में उपस्थित प्रतिरक्षी IgA। ये याद रखेंगे कि माँ के दूध में जो शुरुआती दौर में जो दुग्ध में पीले रंग का तरल, जिसे हम पीयूष या कोलोस्ट्रम कहते हैं, उसमें प्रतिरक्षी IgA की मात्रा पर्याप्त होती है, जो शिशु को अनेक रोगाणु से सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा के अंतर्गत आता है। अपरा द्वारा भी शिशु को, भ्रूण को बहुत सारे प्रतिरक्षी दी जाती हैं, जिनमें से IgG प्रमुख है, जो अपरा को पार कर सकती है। इसी वजह से IgG जो है किसके अंतर्गत आती है? निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र के अंतर्गत आती है। बस ये था आपका सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया है। अभी आगे जो भी टॉपिक होगा वो जल्दी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आपसे बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में, उनको आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, अपनी कॉपी में भी नोट करिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन कि बताइए, टीका यानी वैक्सीन में किस प्रकार के जीवों को दिया जाता है? दूसरा क्वेश्चन, किस प्रकार के प्रतिरक्षा में शरीर में खुद ब खुद प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी का निर्माण होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि शुरुआती दिनों में माँ के दुग्ध में उपस्थित पीले रंग के तरल को क्या कहते हैं? नेक्स्ट, माँ के दुग्ध में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी कौन सा है? नेक्स्ट, भ्रूण की प्रतिरक्षा तंत्र कौन सी प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी बनाती है? इतने क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और अपनी कॉपी में भी नोट करिए। आगे जो भी टॉपिक होगा जल्दी प्रोवाइड कराया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल बायोलॉजी हिंदी के साथ। धन्यवाद।